मेरा नाम जीत है। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरा बचपन भी वैसा ही था जैसे मिडिल क्लास घरों में होता है, जहाँ ज्यादा सपने देखने नहीं दिए जाते, सिर्फ सच्चाई का सबक दिया जाता है। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे। माँ ने सारी जिंदगी घर को संवारने में गुजार दी। घर का माहौल सख्त जरूर था, लेकिन आपस में प्रेम था। मैं पढ़ाई में शुरू से ठीक था, इसलिए माँ बाप को मुझसे उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि मैं कुछ बन जाऊं, कम से कम इतना कि घर का बोझ हल्का कर सकूं। इसी उम्मीद से उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भेजा। मेरे लिए वो एक नई दुनिया थी, खुला माहौल जहाँ चेहरे, सपने, नजरें, सब कुछ अलग था। पहले दिन ही जब लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ तो एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग लगा। साधारण से कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल, आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम नेहा था। शुरू में तो सिर्फ हाय हेलो, फिर एक ग्रुप असाइनमेंट में बातें बढ़ी। तुम हिसाब में इतनी अच्छी कैसे हो? मैंने एक दिन हंसकर पूछा। उसने कंधे उचकाकर जवाब दिया, जैसे तुम बातें बनाने में माहिर हो। ये बस कुदरत की देन है। अब हमारी बातें असाइनमेंट से निकलकर पर्सनल इंटरेस्ट तक पहुंच चुकी थी। नेहा को क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, मुझे गजलें सुनने का शौक था। वो किताबें पढ़ती, मैं कहानियां लिखता था। एक दिन उसने कहा, अगर तुमने कभी मेरी जिंदगी पर कहानी लिखी तो मुझे पहले पढ़ने देना। मैंने सोचा, अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो पूरी किताब लिखूंगा। ये बात दिल में रखी, जुबान पर नहीं लाया। वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों ने महसूस किया, मगर इकरार करने में वक्त लगा। शायद यही मोहब्बत की खूबसूरती होती है। आवाज से पहले आंखें बोलती हैं। एक शाम जब हम कैंपस की छत पर बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे, मैंने कहा, नेहा, तुम्हारे बिना सब कुछ बुरा लगता है। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तो तुम सब कुछ पूरा कर दो ना। बस वो लम्हा था जिसने सब बदल दिया। मैं समझ गया कि ये वक्त की कशिश नहीं, कुछ गहरा है, कुछ सच्चा। अब वक्त था बात को अगले पड़ाव तक ले जाने का। मैंने अपने माँ बाप से बात की। पापा ने पहले मुझे देखा, फिर कुछ देर सोचते रहे। बेटा, लड़की कौन है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। उसका नाम नेहा है, बहुत अच्छी और शरीफ है। माँ ने पूछा, लड़की का परिवार कैसा है? अच्छा है, हमसे हालात थोड़े बेहतर ही हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ दिनों की बहस के बाद मेरे माँ बाप मान गए। वे मेरी खुशी के लिए तैयार थे। हम नेहा के घर रिश्ता लेकर गए। मैंने नेहा को पहले ही बता दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो। उसने धीरे से पूछा, तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे ये जंग लड़नी नहीं पड़ी। नेहा के माँ बाप ने हमें बिठाकर बात की। उनके लहजे में नरमी थी। हमने अपनी बेटी को हमेशा अच्छा सिखाया है और अपने फैसले खुद करना सिखाया है। अगर वो खुश है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। नेहा की माँ ने कहा। उन्होंने मेरी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, आपने हमें इज्जत दी है, हम इस इज्जत को जिंदगी भर निभाएंगे। उसी दिन मैंने नेहा से कहा। वो रो रही थी, ये खुशी के आंसू थे। मुझे लगा था कभी ये सब हो ही नहीं पाएगा। वो बोली, तुमने कहा था ना कि सब कुछ पूरा कर लोगे, आज पूरा हो गया। यूनिवर्सिटी के दिन अब बदल चुके थे। अब हम वहां सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, अब एक बंधन में बंध चुके थे। दोस्तों को जब हमारे बारे में पता चला तो खुशी का माहौल था। शादी की तारीख क्या है? एक दोस्त ने शरारत से पूछा। जब तुम सब तैयार हो जाओ, नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता कि एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आई जो मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर उस वक्त मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी हो चुकी है। जो कमी थी वो नेहा ने भर दी थी। मैंने प्यार की कशिश क्या होती है वो पहली बार उसके साथ जानी थी, और दिल ही दिल में वादा किया था कि मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन शायद दिल के वादे ही अक्सर दम तोड़ देते हैं। पढ़ाई पूरी होने की देर थी कि दोनों घरों में तैयारी का शोर मच गया। पापा ने भी कहा, अब शादी जल्दी करो, अब तो पढ़ाई पूरी हो गई है। जिंदगी सीधी राह पर चल रही थी। माँ का तो जैसे बरसों का सपना पूरा हो रहा था। नेहा की माँ रोज फोन करती, जीत से कहो मीठा थोड़ा कम खाए, वो दूल्हा बनने वाला है, उसे एकदम चमकना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वो भीड़ भी अब बदल चुकी थी। हर मुलाकात के पीछे एक जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तारीख तय हुई, कार्ड छपे, सादगी से दिन तय हुआ। शादी की सुबह में तैयार हो रहा था। कमरे में दोस्त आए। आखिरी दिन की आजादी मना लूं, संजय ने कहा। सब हंस पड़े। मैं भी मुस्कुराया, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मोहब्बत में तो कभी डर नहीं था, लेकिन आज हाथ कांप रहे थे।
बारात पहुंची तो नेहा के दरवाजे पर सजी रोशनियों ने जैसे आंखों को तसल्ली दी। और फिर वो लम्हा आया जब नेहा मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल होने वाली थी। शादी की रस्में पूरी हुई और मैंने एक नए रिश्ते को जिम्मेदारी बना लिया। विदाई के वक्त नेहा के पापा ने मुझसे कहा, बेटी दे रहे हैं, कर्ज नहीं, इसका ख्याल रखना। बस इतना काफी था। गाड़ी में नेहा चुप बैठी थी। मैंने धीरे से कहा, डर रही हो? वो हल्का सा मुस्कुराई, डर नहीं, बस सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ तो थोड़ा दिल भरा है। रात को जब रस्में शुरू हुई, सब हंसी मजाक में व्यस्त थे। मेरी बहन जिद कर रही थी, बिना कोई नेक दिए कोई काम नहीं बनने वाला। मैं हंसता रहा, कुछ निकलने ही वाला था कि तभी नजर अचानक एक तरफ गई। नेहा की छोटी बहन अनीता कमरे में दाखिल हुई। वो लाल और सुनहरे लिबास में कुछ अलग ही लग रही थी। मैं चौंक गया। लम्हे भर को सब कुछ थम गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन आंखों में कुछ मासूम सा। वो भी अपनी बहन के साथ विदा होकर हमारे घर आई थी। वो अपनी बहन से कुछ कह रही थी, लेकिन मेरी नजर तो बस उसके चेहरे पर ही अटकी रही। उसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी। दिल में एक अजीब सी हलचल उठने लगी। मैं खुद को कोसने लगा कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। आज तुम्हारी शादी है, लेकिन जो लम्हा आंखें चुराना सिखा दे, वो उम्र भर मन में एक अजीब सी कमी छोड़ जाता है। क्या हुआ? नेहा ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, मैंने नजर चुराते हुए कहा। अनीता बार बार सामने आती रही, कभी हंसाती, कभी बहन के लिए कुछ ला रही होती। मैं कोशिश करता कि उसे नजरअंदाज करूं, लेकिन जैसे आंखें मजबूर थीं। अगली सुबह सब मेहमान नाश्ते पर एक साथ बैठे थे। मैं नेहा के साथ था। अनीता पास वाली कुर्सी पर आई। जीजा जी, आप जूस पी लीजिए, मैंने खुद बनाया है। मैंने गिलास पकड़ा और एक पल को उसके हाथ से हाथ लगा। अजीब सा एहसास हुआ। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अनीता हर काम में माहिर है, इसे पसंद करने में आपको वक्त नहीं लगेगा। ये बात शायद उसने मजाक में कही थी, लेकिन मेरे दिल में जैसे तीर बनकर चुभ गई। दोपहर को नेहा और मैं कमरे में थे। वो तस्वीरें निकाल कर दिखा रही थी। ये देखिए, अनीता की पैदाइश के वक्त की तस्वीर है, और ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप की। मैं कोशिश कर रहा था कि सारा ध्यान नेहा पर रखूं, लेकिन हर तस्वीर में अनीता मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। 2 दिन बाद रिसेप्शन था, जिसमें दोस्त, रिश्तेदार, सब लोग थे। मैंने देखा अनीता हर एक से बहुत दिल से मिल रही थी। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, लेकिन नजर बार बार उसकी तरफ जाती रही। नेहा और मैं नए घर में शिफ्ट हो गए। नई जिंदगी की शुरुआत हुई, लेकिन अनीता का ख्याल दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कभी कभी बहाना बनाकर नेहा से कहता, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को देख लेंगे। वो खुशी से तैयार हो जाती। मुझे नेहा के घर जाकर जैसे सुकून मिलता। ये शायद किसी और चेहरे को देखकर था। मैं इस एहसास को नाम नहीं दे रहा था, ना ही खुद से इस बात का इकरार कर रहा था, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि एक नई कशिश मेरे अंदर धीरे धीरे जगह बना रही थी। बस वो दिन मेरी जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन शायद नई जिंदगी सिर्फ नेहा के साथ नहीं, किसी और की झलक में भी शामिल हो चुकी थी, जो खामोशी से छुपी हुई थी और खतरनाक भी। शादी के बाद जिंदगी में जैसे सब कुछ ठीक होने लगा। नेहा सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, मुझे ऑफिस के लिए तैयार करती। मैं कुछ देर अखबार पढ़ता, फिर चाय के कप के साथ रोजमर्रा की खबरें सुनता। शाम को वापस आकर वो वक्त से दरवाजे पर इंतजार करती दिख जाती, जैसे हमारे बीच मोहब्बत की वही ताजगी अभी भी बाकी हो। लेकिन ये सब एक सिस्टम सा लगने लगा। एक दिन इत्तेफाक से नेहा ने कहा, माँ का फोन आया था, कह रही थी कि कभी आकर घूम जाओ। ये सुनकर जैसे मुझे बहाना मिल गया। मैंने तुरंत कहा, चलो अगला वीकेंड चलते हैं, तुम भी माँ को याद कर रही होगी। और हाँ, अनीता भी, उसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तुमसे नोट्स मांगे थे ना। मैंने सिर हिलाया। दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ससुराल पहुंचे तो नेहा की माँ ने दरवाजे पर गले लगा लिया, मेरा बेटा आ गया, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अनीता अंदर से निकली, हाथ में उसके फाइल थी। नेहा दीदी, जीजा जी आ गए, आप लोग जल्दी आओ, मैं आपके लिए मीठा लेकर आती हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो सिर्फ जीजा जी ही कहोगी? उसने कहा, और क्या कहूँ जीत जी। सब लोग हंस पड़े। नेहा ने उसके सिर पर चपत लगाई, तमीज से बात किया करो। 2 दिन ससुराल में गुजरे। मैं हर बार कोशिश करता कि अनीता से कोई भी बात ना हो, लेकिन वो कभी चाय ले आती, कभी नोट्स पर सवाल करती। मैं अंदर ही अंदर खिंचता जा रहा था। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर अनीता की बातों से एक झटका लगा। माँ, कल सुमित की माँ आई थी, उन्होंने कहा कि वे दिवाली के बाद मंगनी रखना चाहती हैं। नेहा की माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
अब अपने वादे को पूरा करने का वक्त है। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। सबने चौंक कर देखा। मैंने तुरंत कहा, गरम चाय का छींटा हाथ पर लग गया, लेकिन असली जलन तो दिल में थी। उस रात सोचते सोचते नींद ही नहीं आई। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, सुमित कौन है और क्यों है? मैं अगली सुबह जाते हुए नेहा से बोला, अनीता की मंगनी कब हुई? उसने कहा, वो तो बचपन से ही फिक्स है, पापा के दोस्त के बेटे के साथ। अब तो बस रस्में रह गई हैं। मैंने अचानक पूछा, अनीता तैयार है? तो नेहा ने हैरानी से देखा। क्यों नहीं होगी? वो तो खुद ही कहती है कि सुमित उसे पसंद है। मुझे जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मार दिया हो। नेहा को कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं खुद से उलझने लगा। कभी कभी इंसान किसी और की खुशी देखकर अंदर ही अंदर घुलने लगता है। मैं वही इंसान था जो खुद अपनी मर्जी से मोहब्बत के बंधन में बंधा था और अब किसी और के वादे से बेचैन हो रहा था। अगले हफ्ते मैंने बहाना बनाया, बिजनेस की मीटिंग है, 2 दिन शहर से बाहर जाना है। लेकिन मैं सीधा ससुराल चला गया और कहा, रास्ते में था तो सोचा मिलने आ जाऊं। नेहा की माँ खुश हो गई। वाह, ऐसा दामाद तो सबको मिले। अनीता उस वक्त अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद बाहर आई, दुपट्टा सर पर था, हाथ में नोट्स थे। आप वाकई बिजनेस के सिलसिले से आए हैं या फिर मेरी फाइल लेने? उसने शरारत से पूछा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोनों। उस दिन काफी बात हुई। अनीता का लहजा दोस्ताना था, लेकिन मैं हर बात में कोई इशारा ढूंढने लगा। सुमित काफी व्यस्त रहते हैं, कभी फोन तक नहीं करते। वो बोली, जैसे उसे इस बात से कोई ऐतराज हो कि उसे मंगनी होने पर उसे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी पापा की इच्छा है, उसी में खुश हूं मैं। और फिर बचपन से भी तो यही तय है, अब तो आदत हो गई है। मुझे लगा जैसे दरवाजा अभी पूरा बंद नहीं हुआ है। मैं घर वापस आकर नेहा से बोला, अनीता की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी करना ठीक रहेगा। हाँ, अभी 2 सेमेस्टर बाकी हैं। मैं सिर हिलाकर चुप हो गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। मेरे दिल में जो फरेब था, अब वो अपना छुपाने की बजाय उभरने लगा था। खुद को संवारने की बजाय मैं अंदर से बिगाड़ने लगा था। और किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जिंदगी अपनी रफ्तार पर लौट आई थी। कम से कम सबको ऐसा ही दिखाई देता था। सुबह ऑफिस, शाम को घर, इस बीच कुछ दोस्तों से मुलाकात, बाजार का चक्कर। नेहा घर संभाल रही थी और अब तो उसकी तबीयत में भी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। एक दिन उसने मेरे सामने रिपोर्ट रखी। ये क्या है? मैंने पूछा। वो हंसी। तुम पापा बनने वाले हो। मैंने दिखावटी खुशी दिखाई, उसे गले से लगाया, लेकिन दिल में जैसे किसी ने खंजर रोक दिया हो। ये खुशी नहीं थी, बल्कि एक कमजोरी थी। मेरे अंदर एक शोर था जो खामोश नहीं होता था। नेहा पहले से ज्यादा ख्याल रखती थी, अपनी सेहत के साथ साथ मेरे खाने पीने का भी। वो अक्सर कहती, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा एक अच्छे पिता की गोद में पले। मैं हमेशा हाँ में सिर हिला देता, लेकिन मेरा ध्यान अक्सर कहीं और भटक जाता। अनीता अब कभी कभार फोन पर नेहा से बात करती, और अगर मैं पास होता तो मेरा ध्यान तुरंत उसकी आवाज पर जम जाता। आपके पति फोन सुनते रहते हैं या फिर बस साथ में बैठकर सुनते हैं? वो हंसती। हाँ, कभी कभी। एक दिन नेहा ने कहा, चलो माँ के घर चलते हैं, उन्हें बताना भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे जैसे बहाना मिल गया। मैं तुरंत बोला, बिल्कुल, उनको खुशखबरी देनी चाहिए। हम पहुंचे तो सारा घर जैसे रोशनी में बदल गया। अनीता किचन से भागकर आई। वो मेरी, वाह, मेरी दीदी माँ बनने वाली है। जीजा जी, आपको भी मुबारक हो। अब आपको कोई और भी परेशान करने वाला आ जाएगा। नेहा ने हंसकर उसका गाल थपथपाया। तो फिर जल्दी से शादी करो ताकि हम भी तुम्हें कुछ कह सकें। अनीता फौरन चुप हो गई। चेहरे पर एक लंबी सी उदासी आई, लेकिन जल्दी ही वो मुस्कुराहट में बदल गई। मैं कुछ देर कमरे से बाहर निकल आया, छत पर जाकर हवा लेने लगा। कुछ देर बाद अनीता भी आ गई। ये छत हमेशा से मेरी पसंदीदा जगह रही है, वो बोली। बचपन में यहाँ बैठकर मैं सपने देखती थी। मैंने पूछा, अब सपने नहीं देखती? अब तो तय हो चुके हैं, सुमित के साथ, जैसा सब कहते हैं। मैंने हल्के से तने हुए स्वर में कहा, बस सब कहते हैं, तुम नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ लम्हे ठहरे, फिर बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम खुश नहीं हो तो फर्क पड़ता है। मैंने जोर देकर कहा। वो तड़प कर बोली, ये बात सुमित को क्यों नहीं कहते? उनसे तो आपकी अब दोस्ती भी हो गई है। मैं खामोश हो गया। अनीता गुस्से में नीचे चली आई। कमरे में नेहा ने कहा, अनीता को क्या हुआ? कुछ चिड़चिड़ी लग रही है आज, शायद थकी हुई है। अगले दिन वापस आते वक्त नेहा ने कहा,
मुझे तो लगा तुम खुश हो गए बाप बनने पर, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो अजीब सा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया। सच ये था कि मेरा दिमाग उलट चुका था। अनीता की नाराजगी मुझे एक अजीब सा सुकून दे गई थी। मुझे लगा शायद वो भी मेरे बारे में सोचती है, शायद उसे भी ये रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने दोबारा सुमित के बारे में पूछने की कोशिश की। इस बार नेहा ने गंभीरता से कहा, जीत, तुम बार बार अनीता और सुमित की बात क्यों करते हो? बस ऐसे ही ख्याल आता है कि वो खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं होगी तो हम मंगनी होने से रोक लेंगे। क्या तुम ये चाहते हो? अरे नहीं, बस मुझे फिक्र हो जाती है। नेहा ने एक पल मुझे देखा, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो, फिर वो चुप हो गई। अब मैं अक्सर अकेला शहर के लिए निकल जाता, किसी पार्क में बैठकर मोबाइल में व्यस्त दिखता, लेकिन दिमाग में सिर्फ अनीता की बातें चलती रहती थीं। उसकी मुस्कुराहट, वो छत पर गुजरे लम्हे। एक दिन मैं सुमित को इत्तेफाक से बाजार में देख लिया। वो किसी लड़के के साथ बैठा कुछ कागज देख रहा था। हेलो सुमित जी, मैं करीब जाकर बोला। अरे जीजा जी, आइए बैठिए, क्या हो रहा है? मैंने पूछा। अनीता की शादी के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ। अभी शादी के बाद बाहर ले जाने का प्लान है। मेरे दिल पर जैसे कोई बोझ रख गया हो। उसने अपने मुंह से बताया। हाँ, लेकिन वो खामोश रही। शायद खुशी साफ नहीं उसे दिख पाई। वो हंसा। मैं बिना कुछ कहे उठ गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। घर आकर मैं नेहा के पास बैठा। वो किताब पढ़ रही थी। मैंने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। ये बच्चा हमें और करीब ला देगा, है ना? मैंने सर हिला दिया। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और। अंदरूनी जंग बढ़ती जा रही थी और मैं हारने लगा था। कारोबार की हालत कुछ हफ्तों से खराब चल रही थी। कुछ महीने पहले तक जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता था, अब वो भी बिल्कुल नीचे पहुंच चुका था। मैं इन हिसाब किताबों में उलझा हुआ था कि नेहा एक शाम मेरे पास आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन हाथ में कुछ कागज थे। ये क्या है? मैंने पूछा। मैंने 2 जगह अप्लाई किया था, एक स्कूल और एक कंपनी में। कंपनी से कॉल आई है, कल इंटरव्यू है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, अभी तुम माँ बनने वाली हो। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। उसने मेरी बात काट दी। ये वक्त सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मैं चुप हो गया। नेहा सच में बदल गई थी। कुछ दिनों बाद उसने जॉब शुरू कर दी। सुबह जाती, शाम को वापस आती, थकी हुई होती, मगर खाने के लिए कुछ न कुछ बना ही लेती। ये सब मत करो, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। मैंने एक दिन बोला, ये सब ना करूं तो तुम्हारे लिए कौन करेगा? वो खामोशी से बोली। मेरे अंदर कुछ भी हरकत नहीं कर सकती थी। मैं शुक्र अदा भी नहीं कर पाया। मेरी नजर में सिर्फ एक ही चेहरा था, जिसकी तस्वीर हर वक्त दिमाग के पर्दे पर छाई रहती। अनीता। मैं अक्सर नेहा से कहता, चलो माँ के घर चलते हैं, अनीता का हाल भी पूछ लेते हैं। वो बिना किसी सवाल के हाँ कर देती। वो समझती थी कि मैं उसके परिवार की खैर खबर में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन मेरी नीयत में सिर्फ अनीता थी। ससुराल पहुंचकर मैं तुरंत नजर दौड़ाता कि वो कहाँ है। कभी लॉन में किताब लेकर बैठी होती, कभी किचन में बर्तन समेट रही होती। हर बार उसे देखकर दिल में अजीब सी तसल्ली होती, जैसे कुछ पूरा हो रहा हो। एक दिन वो बरामदे में अकेली बैठी थी, नेहा अंदर थी। मैं चुपचाप जाकर उसके साथ बैठ गया। आजकल तुम बहुत खामोश रहने लगी हो, मैंने उससे कहा। आपको कैसे पता? उसने नजर उठाकर देखा। पता नहीं, बस लग गया। सुमित की तरफ से कुछ दबाव आ रहा है। शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। और तुम? मेरे जानने ना जानने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? फैसला तो सब लोग कर चुके हैं। तुम इनकार क्यों नहीं करती? क्योंकि आप इनकार करवाने नहीं आए, सिर्फ सुनने आए हैं। ये कहकर वो उठकर अंदर चली गई। उसी रात मैंने नेहा से कहा कि बात की। सुमित तुम्हारे ख्याल में कैसा लड़का है? ठीक है, मगर थोड़ा सा उसका सख्त मिजाज है। अनीता के लिए शायद थोड़ा ज्यादा होगा। तो बात करो ना, तुम उन लोगों से थोड़ा वक्त लेना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि ये रिश्ता ना हो? नहीं, बस वक्त लेना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों है? नेहा ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा, मगर कुछ बोली नहीं। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मालिक ने साफ कह दिया, अगर अगले हफ्ते का किराया नहीं दिया तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा। मैं चुपचाप वापस आ गया। नेहा घर पहुंची तो मैं अखबार लिए बैठा था। मैंने तुम्हारे लिए एक और कमेटी निकलवाई है, जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। उन्हें तुम कारोबार में लगा देना, शायद दोबारा कुछ बात बन जाए। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से कुछ महसूस नहीं किया। नेहा की कुर्बानी, उसकी फिक्र, सब मुझे एक बोझ लगने लगे थे।
वो मेरे रास्ते की दीवार बनती जा रही थी। अनीता तक पहुंचने में एक रुकावट। एक शाम अनीता के घर किसी की सालगिरह थी। नेहा ने कहा, चलो, सब गए हुए हैं, हम भी चलते हैं। हम पहुंचे तो वहां खुशी का माहौल बना हुआ था। थोड़ी देर बाद वो गुलाबी ड्रेस में आई थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है, आज बहुत व्यस्त हो? व्यस्त नहीं, बस बचने की कोशिश कर रही हूँ। उसने हंसकर कहा, किससे? जिनसे बचना मुश्किल हो? वो कहकर आगे बढ़ गई। मैं उसकी बात को लेकर देर तक सोचता रहा। अब मैं हर लम्हा किसी ऐसे इशारे का इंतजार करता जो मुझे यकीन दिला दे कि अनीता भी मुझे चाहती है। कारोबार, परेशानी, नेहा की हालत, सब बेकार लगने लगे थे। मेरी आंखों पर हवस की पट्टी बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ एक ही चेहरा था। बाकी सब चेहरे, सब रिश्ते बस धुंधले हो चुके थे। मैं बदल चुका था, लेकिन ये बदलाव सिर्फ मैं जानता था। बाकी सबकी नजर में मैं वही जीत था, एक पति, एक बाप बनने वाला इंसान। लेकिन अंदर से मैं सिर्फ अनीता का कैदी बन चुका था, और ये कैद शायद अब उम्र भर की होने वाली थी। सुबह ऑफिस जाने के बहाने मैं अक्सर पार्क में जाकर बैठता। ऑफिस की कुर्सी खाली थी, लेकिन दिमाग में एक और हिसाब किताब चल रहा था। एक ऐसा मंसूबा जिसे पूरा करने का ना तो मैं खुद को बहुत हिम्मत वाला समझता था, और ना ही अपनी हिम्मत को तोड़ने के लिए तैयार था। ये एक लंबी उलझन थी, जिसमें एक तरफ मेरी पत्नी का चेहरा था जो थकान और कुर्बानियों से भरा था, और दूसरी तरफ वो थी जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं नींद में हड़बड़ाकर उठता। नेहा पास होती, धीरे से पूछती, क्या हुआ जीत? कोई सपना देखा? नहीं, कुछ नहीं, बस दम घुट रहा है। सुबह से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, डॉक्टर को दिखाएं? नहीं, सब ठीक है, बस नींद पूरी नहीं हुई। ये नींद, सुकून सब बोझ लगने लगे थे। अनीता की मंगनी की तैयारी घर के हर कोने में जैसे जीत की तैयारी थी, और मैं खामोश तमाशा देख रहा था और अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था। एक दिन नेहा ने कहा, माँ कह रही थी कि अनीता की शादी की तारीख फाइनल कर लें। सुमित की माँ भी यही चाहती है कि अगले महीने शादी हो जाए। मैं चौंका। पर इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें क्या ऐतराज है? नहीं, ऐतराज नहीं है, बस वो अभी पढ़ रही है ना। सुमित तो बाहर जाना चाहता है, उससे पहले शादी करके वो ले जाएगा। यही प्लान है। मेरा सर झुक गया। उसी रात मैं छत पर जाकर काफी देर तक बैठा रहा। नीचे से नेहा की आवाज आ रही थी, जीत, कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे मन में एक फैसला खड़ा हो रहा था, किसी खामोश जहर की तरह जो हर लम्हा सच में घुल रहा था। अगले दिन मैंने नेहा के लिए दोपहर में एक चॉकलेट खरीदी और खुद को समझाया, देख लो, अगर ये एहसास खत्म हो सकता है तो क्यों ना उसे मौका दिया जाए। घर जाकर मैंने उसे चॉकलेट दी। वो खुश हुई। पापा कहा करते थे, माँ बनने वाली औरत को छोटे छोटे तोहफे बहुत खुश करते हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या मैं इस औरत को मार सकता हूँ जो अब मेरी औलाद को जन्म देने वाली है? ये सवाल हर लम्हा मेरे ज़मीर को काटता, और मैं खुद को बहाने देता। मैं मजबूर हूँ। अगर अनीता मेरी हो सकती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस एक रुकावट है। कई दिनों तक मैंने नेहा से अलग रहना शुरू कर दिया। रात को देर से आना, सुबह जल्दी चले जाना, बातों में बेरुखी। वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक शाम उसने पूछा, जीत, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन जुबान में सुकून। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। शायद तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए था जो मैं नहीं दे सकी। ऐसा कुछ नहीं है, बस कारोबार के हालात ने परेशान कर रखा है। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, अगर कभी मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ दे तो मुझे बता देना। मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी। ये बात मेरे अंदर जैसे धमाके की तरह गूंजी। क्या वो सब कुछ समझ गई थी, या सिर्फ एहसास की शिद्दत ने उसे ये कहने पर मजबूर किया? इस हफ्ते एक दिन मैंने उससे कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ वक्त साथ में गुजारते हैं। वो हैरान थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हम गाड़ी में निकले, शहर से कुछ दूर एक सड़क पर चले गए जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। वो हंसी, यहाँ क्यों लाए हो? बस तुमसे बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो घर पर नहीं हो सकती? मैं चुप रहा। हाथ स्टेयरिंग पर थे, मगर दिमाग कहीं और। दिल धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। दिल ने हाथ रोक लिए। मेरे ज़मीर ने एक बार और आवाज़ दी, तुम किसी की जान लेने जा रहे हो? मैंने गाड़ी मोड़ दी। नेहा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? घर। बस कुछ याद आ गया। रात को वो सो गई।
मैं छत पर बैठा खामोश अंधेरे में एक मक्खी बार बार मेरे पास आती रही, जैसे बार बार याद दिलाने आई हो कि गंदगी कहाँ है। मैं किसी की जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन मेरे दिल का जहर अभी भी जंग का तूफान खड़ा कर रहा था। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बस एक दिन के लिए टल गई थी, और शायद अगले दिन मैं और कमजोर हो जाऊं। उस रात छत पर देर तक मैं बैठा रहा। नीचे कमरे में नेहा सो रही थी और दिल में कई सारे ख्याल बार बार अपना सर उठा रहे थे। मैं खुद को समझा रहा था, रोक रहा था, पर दिल जैसे किसी और के बस में था। हर दिन अनीता की मंगनी की खबर और ज्यादा शिद्दत से दिल में चुभती, और मैं उसे कांटे की तरह निकाल फेंकना चाहता था, किसी भी कीमत पर। 2 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रहा। बात करने की कई बार उसने कोशिश की, लेकिन मैंने कभी व्यस्त होने की बात कही तो कभी थकान का बहाना बनाया। वो समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर पूछ सके। एक दिन सुबह चाय का कप मेरे सामने रखकर बोली, अगर कुछ गलत कर बैठी हूं तो माफ कर देना। कभी कभी इंसान सिर्फ दिल से सोचता है, दिमाग खामोश हो जाता है। मैंने बिना देखे कप उठाया और सिर्फ सिर हिला दिया। उस शाम घर में बिजली चली गई। नेहा सीढ़ियों के नीचे स्टोर से मोमबत्ती लेने गई। मैं ऊपर कमरे की लाइट देखकर समझ गया कि यही मौका है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जूते पहने, धीरे से नीचे उतरा। वो सीढ़ियों पर वापस चढ़ने ही लगी थी। एक हाथ में मोमबत्ती थी, दूसरे से पेट थामे हुए थी। धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, जैसे कुछ तलाश रही हो। नेहा, 1 मिनट सुनो। वो रुकी, मुड़ी। जी। मैंने एक लम्हा उसके चेहरे को देखा। वो थकी हुई थी, पर सच्ची नजर आ रही थी। मैंने दिल में कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक लम्हा, बस एक लम्हा। हाथ बढ़ाया, धक्का दिया। वो एक चीख के साथ नीचे गिरी। मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई। सीढ़ियों पर उसके शरीर का वजन जैसे दीवार से टकराया हो। मैं तेजी से ऊपर कमरे में गया, सांस संभाली और बेड पर बैठ गया। कुछ ही लम्हों के बाद माँ की चीख सुनाई दी, जीत, नेहा गिर गई है। मैं दौड़ा, जैसे कुछ पता ही नहीं है। नीचे देखा, खून, मोमबत्ती का टुकड़ा और नेहा का बेहोश चेहरा। उसे उठाया, गोद में लिया, गाड़ी में रखा और सीधा अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी में ले लिया। बाहर इंतजार करते हुए मैं नेहा की माँ को फोन कर रहा था। माँ, वो गिर गई है, बहुत बुरी हालत में है, प्रार्थना करिए। आंसू निकलने भी मुश्किल थे। वो तो मैं कई बार आईने के सामने रिहर्सल कर चुका था। नेहा के पापा जल्दी अस्पताल पहुंचे। उनके साथ अनीता भी थी। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो सदमे में थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी थी। क्या हुआ था? उसने मुझसे पूछा। अंधेरा था, सीढ़ियों पर गिर गई। मैं ऊपर था, पता नहीं कैसे हुआ। डॉक्टर बाहर आए, हालत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सब परेशान हो गए, और मैं अंदर से सिर्फ एक बात सोच रहा था, ये खत्म हो और जिंदगी वैसी हो जाए जैसी मैं चाहता हूँ। 2 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा आया। माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन बच्चा जिंदा है। हमें माँ को आईसीयू में रखना होगा। अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। माँ ने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ दिए। अनीता एक तरफ जाकर खामोश हो गई। मैं जानबूझकर रोता रहा, बार बार सबको तसल्ली देता रहा, वो ठीक हो जाएगी, बस भगवान से प्रार्थना करो। कमरे में जब डॉक्टर ने बुलाया तो हम सब अंदर गए। नेहा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने नेहा के पापा से कहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना करिए। नेहा की माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, आंखें खोलो, कुछ बोलो। लेकिन वो शांत पड़ी रही। मैं एक तरफ खड़ा रहा, दूर, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों को शक हो। अंदरूनी तौर पर सुकून की एक लहर उठ रही थी, जैसे हर कदम मुझे अनीता के पास भेज रहा हो। अनीता ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन आंखें झुका ली। रात को नेहा को दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया। सब लोग थक चुके थे। मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लिया, जैसे बहुत परेशान हूँ। जीत, कुछ खा लो, सारा दिन से कुछ नहीं खाया। माँ ने कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा, नेहा को देखकर कुछ नहीं सोच पा रहा। ये बात मैंने जज्बात के साथ भी नहीं की, ताकि मेरा दुख असली लगे। सुबह जब आंख खुली तो अस्पताल की सफेद दीवारें पहले से ज्यादा खामोश थीं। नर्स आई। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने धीरे से माँ को जगाया। नेहा की माँ बेंच पर सो रही थी और अनीता एक तरफ सिर टिकाकर बैठी थी। हम सब डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, हमने पूरी कोशिश की, मगर हम नेहा को नहीं बचा सके। कमरे में खामोशी छा गई। बेटा, नेहा के पापा ने रुंधी आवाज में पूछा, बच्चा ठीक है? बिल्कुल सेहतमंद। नेहा की माँ वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची, मेरी नेहा। अनीता ने तेजी से आगे बढ़कर माँ को संभाला।
मैं कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा और नेहा के पापा के कदमों में बैठ गया। पापा, मैं तो उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। मेरी आवाज जानबूझकर लड़खड़ा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने अपनी हथेलियों में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। हम सब ने यही चाहा था बेटा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये भगवान का फैसला है। मैं बार बार यही कहता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब मेरे आसपास आ गए। अनीता चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर सदमे की अलग गहराई थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, वो पलटकर पीछे हट गई। 2 घंटे बाद नेहा की डेड बॉडी को घर ले आया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सब लोग खामोश और अफसोस से भरे थे। मैं हर जगह मौजूद था। कभी कोई आकर गले लगाता, कभी कोई तसल्ली देता। शाम को उसके अंतिम संस्कार की बात। रात तक जब सब वापस लौटे तो बच्चा नेहा की माँ की गोद में था। वो रो रही थी। ये बच्चा मेरी नेहा की निशानी है। मैंने बच्चा उनसे लिया, धीरे से उसके माथे को चूमा और कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसी समय मैं खुद को सबके सामने ऐसे दिखा रहा था जैसे पत्नी से बहुत प्यार करने वाला पति हूँ, जो सिर्फ बच्चों के लिए जिंदा है। 2 दिन तक घर में खामोशी रही। तीसरी रात को नेहा के पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम अकेले हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। पापा, मैं किसी के सहारे के बगैर भी बच्चे को पाल लूंगा, नेहा की याद के तौर पर। लेकिन बच्चा माँ का मोहताज होता है। हम चाहते हैं कि कोई हो जो उसका ख्याल रख सके। मैं तुरंत बोला, आप अनीता को इस मुसीबत में ना डालिए। इसके अपने सपने हैं, वो मेरी पत्नी की बहन है। ये सब मैं जानबूझकर इस अंदाज में कह रहा था कि उन पर मेरी दरियादिली जाहिर हो। अगले दिन अनीता मेरे कमरे में आई। हाथ में नेहा का एक पुराना दुपट्टा था जो उसने आखिरी बार पहना था। माँ ने कहा था कि आपको दे दूं। मैंने वो कपड़ा हाथ में लिया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं कुछ नहीं बोला। सब याद है। वो पलटने लगी तो मैंने कहा, अनीता, तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि हम। उसने बीच में ही तेजी से आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं, कभी नहीं। फिर वो तेजी से बाहर चली गई। मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखता रहा। हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर थी, जैसे मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। मैं लोगों के दिल जीत चुका था। अब अगला खेल वक्त का था। तीसरे दिन सुबह मैं आंगन में बैठा था। गोद में नेहा का बच्चा था जो अभी दुनिया से बेखबर खामोश हो रहा था। मैं उसे सीने से लगाकर यही सोच रहा था, लोग इतनी जल्दी दुख पर यकीन कर लेते हैं। सिर्फ आंसू और कुछ बातें, और वही इंसान जो असली मुजरिम होता है सबसे मासूम नजर आने लगता है। नेहा की माँ पास में बैठी थी। उनकी नजरें बच्चे पर थीं, लेकिन लफ्ज मेरे लिए थे। जीत, तुमने जिस हिम्मत से ये वक्त काटा है, मैं हैरान हूँ। भगवान तुम्हें इस बच्चे के लिए हमेशा सही सलामत रखे। मैंने धीरे से कहा, माँ, मैं कुछ नहीं हूँ। असली हिम्मत तो नेहा की थी। वो होती तो। और आवाज रोक ली, सिर झुकाकर आंखें पोंछ ली। नेहा के पापा धीरे से मेरे पास आए। हमने बहुत सोचा है जीत, इस बच्चे को माँ की जरूरत है। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने इनकार किया। पापा प्लीज, ऐसी बातें मत करिए। मेरे लिए नेहा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बच्चा माँ के बिना कैसे पलेगा? तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? हम नहीं चाहते कि तुम सारी उम्र अकेले रहो। मैंने नजर ऊपर उठाई। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर रुक रहे हों। हम चाहते हैं, अगर तुम ठीक समझो तो। अनीता, नहीं, मैंने तुरंत कहा। आवाज में थोड़ा जोर था। माँ, पापा, अनीता मेरी पत्नी की बहन है। वो भी बच्ची है, मैं उसे कैसे? नेहा की माँ ने मेरे हाथ पकड़ लिए। वो बच्ची नहीं रही जीत, वो समझदार है। हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है, और वो बच्चे की मौसी है। उन्हें माँ से बढ़कर चाहेगी। नेहा के पापा ने कहा, हमने बहुत सोचा है, ये रिश्ता सबके लिए बेहतर होगा। मैं चुप हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, अगर अनीता की मर्जी हो तो भी मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी जिंदगी का रास्ता मेरे बच्चे की खातिर बदले। उसके सपने हैं, वो आगे बढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। वो सब बात की बात है। अभी हम सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। मैंने बच्चे को थामकर उनकी तरफ देखा। मुझे वक्त दीजिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसी रात मैंने एक बार फिर अनीता को चुपचाप बरामदे में बैठे देखा। उसके हाथ में नेहा की डायरी थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। मैं पास गया तो उसने डायरी बंद कर दी। काफी दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई। मैंने कहा, क्या बात करने को बचा है? सब कुछ बदल गया है, तुम बदल गए हो। मैं
मैं बदला नहीं, तुम सिर्फ बेनकाब हुए हो। उसका लहजा नरम था, लेकिन लफ्ज बिखरे हुए। मैंने नजर झुका ली। माँ पापा तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। वो बोली, पता है, और तुम इनकार कर रहे हो, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी मेरे और इस बच्चे के लिए कुर्बान करो। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कब तक तुम झूठ बोलना बंद करोगे। मैंने क्या झूठ बोला है? यही कि तुम इनकार कर रहे हो, जबकि तुम्हारे दिल की ख्वाहिश कुछ और है। मैं चुप रहा। वो पलटकर चली गई और मैं सोचता रहा कि अब सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रहा। सब कुछ एक दिखावे का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन मेरे ससुर जाते वक्त फिर वही बात बोले, हम अनीता की मर्जी भी पूछ लेंगे, मगर तुम मुझसे बात करो, उसके दिल की हालत समझो। मैं चाहूंगा कि वो इस बारे में खुद फैसला करे। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मैं घर वापस आया, बच्चे को गोद में लिया। अनीता अंदर आई। हाथ में दूध की बोतल थी। बच्चे के लिए लाई हूँ, वो बोली। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी बहन की निशानी है, इसलिए इसे संभाल रही हूँ। वो बोतल रखकर पलटी और जाते हुए बोली, सबके सामने जो चालाकी तुमने की है वो कामयाब लगती है, पर जो अंदर से जानते हैं उनके सामने तुम खाली हो, बिल्कुल खाली। मैं चुप रहा। वो जा चुकी थी, मगर उसकी बातें अजीब सी लग रही थी। 2 महीने गुजर चुके थे। नेहा के जाने के बाद सब कुछ खामोश हो चुका था। पापा हर बार मिलने आते, बच्चे को गोद में उठाते और कह जाते, हम सोच रहे हैं तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। माँ बात को घुमाकर कहती, अनीता तो वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार करती है, तुम दोनों की समझ भी है। मैं हर बार वही कहता, अभी वक्त चाहिए, लेकिन ये वक्त मैं खुद खींच रहा था, ताकि सच्चाई ज्यादा सच्ची लगे। सबको ऐसा महसूस हो कि ये फैसला खुद अनीता का है और मैं उसे मजबूर नहीं कर रहा। फिर एक दिन पापा ने कहा, हमने शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते। मैंने सिर झुकाकर कहा, जो आपको ठीक लगे। दिल के अंदर जैसे कोई जीत का जश्न मना रहा था। मेरी नजर जिन रास्तों पर थी, वो दरवाजे मेरे लिए खुलने वाले थे। बचपन की जीत, जवानी की ख्वाहिश, सब कुछ पूरा होने वाला था। शादी वाले दिन सब कुछ एक साधारण रखा गया। कुछ मेहमान, करीबी रिश्तेदार, मेरा बच्चा गोद में था। सब खामोश थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। अनीता कमरे से निकली तो सबकी नजर उस पर थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, हाथों में मेहंदी, साधारण अंदाज में बाल बंधे हुए और आंखों में ठहराव। न शर्म, न खुशी, न आंसू, बस एक चुप्पी, जैसे अंदर कुछ बोल रहा हो, बाहर सिर्फ खामोशी। रस्में हुई। मैंने सोचा, अब मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अनीता नजर झुकाए बैठी रही। सुमित के परिवार वालों ने बस फोन पर बात की और कहा, आप लोगों ने तो हमारी बेइज्जती कर दी है। अनीता ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। माँ ने उसे गले लगाया, बेटी अब तुम हमारी हो, नेहा के सारे हक अब तुम्हारे जिम्मे हैं। मैं ये सुनकर चुप रहा। दिल में एक एहसास था, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा हो। कमरा जो पहले नेहा का था, अनीता का बन चुका था। वो वहीं पर बच्चे के साथ रहती थी। मैं अभी अलग कमरे में था, ताकि सबको ये लगे कि मैं अनीता को वक्त दे रहा हूँ। लेकिन मैं जानता था कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक रात बच्चा रो रहा था। मैं दरवाजे के पास गया। अनीता दूध की बोतल थामे बैठी थी, बच्चे को चुप करवा रही थी। कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैंने नरमी से कहा। जो चाहिए था वो तो पहले ही ले चुकी हूँ, वो बोली। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका लहजा अजीब था, आंखें नीचे, लेकिन बातों में तेजी थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप आराम करिए। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन ये बात मेरे कानों में गूंजती रही। अगले दिन मैंने माँ से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब हमारे कमरे एक कर दिए जाएं। हमने शादी की है। माँ ने सर हिलाते हुए कहा, तो उससे बात करो, दोनों को साथ में जिंदगी गुजारनी है। शाम को जब अनीता बच्चे को सुला रही थी, मैं कमरे में गया। आज हम एक साथ बैठें, थोड़ा वक्त साथ गुजारें। वो मुस्कुराई। जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो मुड़ी और बोली, आपके लिए एक गिफ्ट रखा है अलमारी में, देख लीजिए। मैंने उठकर अलमारी का दरवाजा खोला। एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। मुस्कुराकर उसे उठाया। पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ लाया है। पहली बार नहीं, आखिरी बार है। मैंने डिब्बा खोला। अंदर एक डायरी रखी थी, जिस पर नाम लिखा था, नेहा। ये क्या है? वो सब जो नेहा ने तुम्हारे साथ रहकर झेला है, वो सब जो वो कह ना सकी, लिख दिया है। पढ़ लो, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने पहला पन्ना खोला और जैसे दुनिया ही पलट गई। नेहा ने लिखा था, मैं जानती हूँ जीत, तुम अनीता को चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे मार देना चाहते हो। मैंने वो सब सुना है जो तुमने अपने दोस्त से कहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें पत्थर हो गईं।
मैं कर मैं करहा उठा। अनीता मेरे सामने खड़ी थी। हाथ में फ़ोन था। रिकॉर्डिंग डायरी और वो सीसीटीवी फुटेज सब कुछ मेरे पास था। अब तुम जो सोचते थे वो सब मेरे काबू में है। मैं सुनता रहा, दिल दिमाग सब बंद था। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि तुम्हारी असली शकल सबके सामने ला सकूं। और अब मुझे समझ आया कि जो रास्ता मुझे मंजिल लगा था, वो दरअसल मेरे खिलाफ खामोशी से बदले की शुरुआत थी। मैंने वो रात जैसे हार कर जीती थी। अगले दिन मैंने माहौल ठीक करने की कोशिश की। नाश्ते की मेज पर बैठकर अनीता से कहा, रात को जो कुछ हुआ मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम गुस्से में थी। शायद। गुस्सा? वो चाय की प्याली रखकर बोली, नहीं, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। तो वो सब कुछ सच था, हर शब्द, हर बात। नेहा की डायरी, तुम्हारी रिकॉर्डिंग और वो वीडियो जिसमें तुम उसे सीढ़ी से धक्का देते दिख रहे हो। मेरा गला सूख गया। मैं कांपते होठों से बोला, मगर मैं चाय का एक घूंट भी नहीं भर सका। तुम ये सब क्यों रखती रही? अगर जानती थी तो शादी से पहले सब बता देती। बता देती तो तुम चालाकी से बच जाते। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक लाना चाहती थी। उसने कहा, इस घर में, उसी बेड पर, इसी कमरे में जहां तुमने मेरी बहन की मौत की कहानी लिखी, मैंने तुम्हारी सजा का पूरा नक्शा बनाया है। मैंने धीरे से कहा, अनीता, ये बच्चा, तुम खुद सोचो इसका क्या होगा। बच्चा मेरे लिए नेहा की आखिरी निशानी है। वो मुझसे छिन जाए ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बिना वो बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ वो एक कातिल के साए में जिंदा रहेगा। तुम मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने क्या किया। उसने दराज खोली और रिकॉर्डर निकाला। ये वो कॉल है जो तुमने अपने दोस्त से की थी, जिसमें तुमने कहा था कि मेरा दिल चाहता है मैं नेहा को रास्ते से हटा दूं। आवाज गूंजने लगी। मेरी ही आवाज में वो शब्द दोबारा सुनकर मैं खुद ही कांप गया। ये सब तुमने कैसे रिकॉर्ड किया? तुम भूल गए हो कि तुम्हारे फोन के बैकअप सर्विस ऑन थी, और तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुमने क्या छुपाया था। मैं खामोश हो गया। अनीता ने एक और फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे पड़ोसी की, उसके घर की, जिसमें तुम नेहा को धक्का देते हुए दिख रहे हो। मैंने मोहल्ले वालों से खुद लेकर अपने पास रखी थी। तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज टूटने लगी। मैं चाहती हूँ तुम जेल जाओ, लेकिन जाने से पहले एक काम और कर दो। ये तलाक के कागज साइन करो। मैं वो कागज देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। तलाक के बाद बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। नहीं, बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा। अदालत फैसला करेगी, और तुम्हारे खिलाफ सबूत देखकर वो कभी तुम्हें अपने बच्चे को देखने का हक भी नहीं देगी। मैंने कहा, क्या साइन करूं? हाथ से पसीना बहने लगा। वो पुलिस को फोन कर चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस वाले पहुंचने वाले थे। अनीता, प्लीज एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। मौका? तुमने नेहा को एक मौका भी नहीं दिया। वो माँ बनने वाली थी। तुमने उसकी दुनिया छीन ली। अब तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुमने दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता ने खामोशी से दरवाजा खोला। पुलिस अंदर आई। मुझे पूछताछ हुई और हथकड़ी पहनाई गई। तुम्हें नेहा की मौत के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। मैं आखिरी बार अनीता की तरफ देखने लगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वो बोली, नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। मैंने तो सिर्फ दुनिया को तुम्हारी सच्चाई दिखा रही हूँ। मुझे ले जाया गया। गली में लोग खड़े थे, जिन्होंने 2 महीने पहले मेरी तारीफें की थी। वही नजरें आज मुझे नफरत से देख रही थीं। मेरी माँ रोते हुए बोली, क्या हो गया है बेटा? ये सब झूठ है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर चलता रहा, क्योंकि मेरे पास कोई झूठ बाकी नहीं बचा था। सिर्फ सच था, जो सबके सामने खुल चुका था। जेल का दरवाजा बंद हुआ, जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे खामोश हो गई। ये वो वक्त था जब सब मुझे एक वफादार पति, अच्छा इंसान समझते थे। आज सब मेरी पहचान एक कातिल, एक मुजरिम, एक धोखेबाज के रूप में देख रहे थे। पहले दिन हवालात की दीवारों को मैं घूरता रहा। एक पुलिस वाले ने पानी का गिलास लाकर सामने रखा। पहली बार आए हो लगता है, वक्त लगेगा आदत डालने में। मैंने गिलास को हाथ लगाए बिना कहा, वक्त तो बहुत कुछ ले गया, अब शायद देने का वक्त है। 2 दिन बाद अनीता जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। जज के सामने तलाक की बात रखी और बिना एक शब्द बोले कागज पर दस्तखत कर दिए। मेरी नजर उसी पर जमी रही, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अदालत में मेरा मुकदमा आगे बढ़ा। वकील ने सफाई दी। मैंने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो हादसा था। अदालत में वीडियो चलाई गई, वो रिकॉर्डिंग सुनाई गई, वो डायरी पढ़कर सुनाई गई जिसमें नेहा ने अपनी मौत की कहानी लिखी थी। जज ने फैसला सुनाया। अजीत को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी जाती है।
मैं चुप रहा। मुझे किसी फैसले की ज़रूरत नहीं थी। असली सज़ा तो मेरे अंदर बैठा मेरा ज़मीर दे रहा था, जो हर पल नेहा की चीख सुनता, उसकी बेबस आँखें याद करता। जेल के कमरे में दिन-रात का फ़र्क नहीं था, बस वक़्त गुज़र रहा था, जैसे कोई घड़ी लगातार उल्टी चल रही हो। खाने का स्वाद मिट्टी जैसा था, नींद जैसे कर्ज में मिली हो। रात को अक्सर नींद के बीच चौंक कर उठ बैठता, पसीने में भीग जाता और सामने नेहा का चेहरा खून में लथपथ, आंखों में सवाल, क्यों किया जीत? मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता, हाथों से सिर पकड़ लेता और दिल ही दिल में चीखता, तुम मुझे छोड़ देती मगर जिंदा रहती। काश मैं तुम्हें खोकर इंसान बन पाता। एक दिन अनीता फिर जेल आई, इस बार बच्चे के साथ। बच्चा बड़ा हो रहा था, नेहा की आंखें लेकर आया था। ये तुमसे आखिरी बार मिलने आया है, फिर कभी नहीं आएगा। मैं धीरे से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो पीछे हट गया। वो तुम्हें नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं। तुमने जो चेहरा दिखाया उसके लिए काफी है। अनीता, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा किया तो नेहा का खून माफ हो जाएगा। वो जो हर रात सपने में आकर मुझसे सवाल करती है, उसका जवाब कैसे दूंगी? मुझे लगता है मौत ही मेरा छुटकारा है। नहीं जीत, तुम्हारा छुटकारा है जीते जी नहीं तड़पना। मैं यही सजा है तुम्हारी। वो चली गई, बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए पीछे मुड़कर बिना देखे गया। वो मंजर मुझे आज तक याद है, शायद मरते दम तक रहेगा। जेल में दिन महीने बीते गए, महीने साल। लोग नए आते और पुराने चले जाते। मेरे चेहरे की लकीरें गहरी हो चुकी थी, बाल सफेद। कोई कुछ कहता, मुझसे पूछता, तुम्हारी सजा क्या है? मैं जवाब देता, सजा बस मोहब्बत है, जिससे कि वो खत्म हो गई और इसके लिए खत्म की वो आज इंतकाम बनी है। कभी कभी खुद से बात करता, अगर वापस जा सकता तो क्या करता? फिर जवाब खुद देता, शायद कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अंदर की गंदगी तो वही रहती। अक्सर मौत के लिए दुआ करता, भगवान से कहता, मुझे तुम उठा लो, मैं कुछ नहीं चाहता। लेकिन मौत भी शायद मुझसे नफरत करती थी। एक रात बुखार आ गया, नर्स आई और दवा दी। मैंने आंखें बंद की, नींद आई तो नेहा सपने में आई। बाल बिखरे, आंखों में वही सवाल, अब पछता रहे हो? मैंने कहा, हर लम्हा। तो बस जीते रहो, जीते रहो, क्योंकि मौत बहुत मेहरबान है। तुम इसके लायक नहीं। आंख खुली तो फिर वही दीवार, वही सन्नाटा, वही अकेलापन। मैं समझ गया, मेरी सजा मौत नहीं जिंदगी है, और ये जिंदगी अब कभी खत्म नहीं होगी। जो इंसान लालच, खुदगर्जी और हवस की बुनियाद पर रिश्तों को बर्बाद करता है, वो आखिरकार अकेलेपन, शर्मिंदगी और अपनी सजा को भुगतता है। पता है, सच और इंसाफ कभी ना कभी सामने आता है, चाहे पर्दा कितना भी गहरा क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।